लगभग 49,000 स्पीशीज रिपोर्टेड हैं। जरा बेसिक पैटर्न नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को यदि हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि नॉन कॉर्डेटा में नर्वस सिस्टम वेंट्रल सरफेस पे था और कॉर्डेटा में ये डॉर्सल सरफेस पे था। चूँकि नॉन कॉर्डेटा में इनका शरीर ज़मीन को छू करके चलता था और यहाँ पे क्या होता है कि ज़मीन से शरीर थोड़ा सा उठा रहता है, सिर्फ हाथ पैर ज़मीन को टच करते हैं। इनमें डॉर्सल ब्लड वेसल भी होता है, वेंट्रल ब्लड वेसल भी होता है। इनमें क्या होता है नॉन कॉर्डेटा में कि डॉर्सल ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो का डायरेक्शन पीछे से आगे की तरफ होता है और इसी डॉर्सल ब्लड वेसल का ही एक पार्ट हार्ट बनाता है और वेंट्रल ब्लड वेसल में आगे से पीछे की तरफ ब्लड आता है, जबकि कॉर्डेटा में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें वेंट्रल ब्लड वेसल में खून का बहाव पीछे से आगे की तरफ होता है और इसी का एक हिस्सा हार्ट बनाता है। डॉर्सल ब्लड वेसल में आगे से पीछे की तरफ होता है। अब जैसे जैसे एनिमल्स और डेवलप हुए, शरीर और बड़ा हुआ, तो कॉर्डेटा को में फिर जैसे एक मच्छरदानी को तो खड़ा करने के लिए मच्छरदानी के डंडे से काम चल जाता है, लेकिन शादी ब्याह की पार्टी का जो शामियाना है उसके लिए मोटा बांस चाहिए। तो ये इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि इस नर्व कॉर्ड और नोटो कॉर्ड को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बन गया, जैसे कि कलाई पे चूड़ियाँ होती हैं तो उस तरीके से वर्टिब्री बन गई और ब्रेन को घेरते हुए एक ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम बन गया। तो अब इसी के आधार पर उन्हें दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक तो जिसमें शुरू वाले एनिमल्स हैं जिसमें ब्रेन बॉक्स नहीं है और वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं है, तो उन्हें प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनिएटा कहते हैं और इसमें तीन ग्रुप में बांटा जाता है। एक तो हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। दूसरी तरफ क्रेनिएट्स या वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम भी हो जाता है और ब्रेन बॉक्स भी हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तो नर्व कॉर्ड हुआ, ये नोटो कॉर्ड हुआ। नर्व कॉर्ड आगे की तरफ ब्रेन बनाया और ब्रेन को कवर करते हुए यहाँ पे एक ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम पाया जाता है। यहाँ पे नर्व कॉर्ड और नोटो कॉर्ड को घेरते हुए कुछ छल्ले जैसी रचनाएं बन जाती हैं जिन्हें वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं कि वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल हार्ट होता है, एक पोस्ट एनल टेल होता है। फर्स्ट वर्टिब्रेट शायद जेमोइटियस था, JAMOYTIUS। पुनः वर्टिब्रेट्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है। ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है ग्नैथा या जॉ। तो शुरू के कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें कि जॉज नहीं होते थे, तो उन्हें एग्नेथा कहते हैं। एग्नेथा मीन्स विदाउट जॉज। और दूसरे जिनमें माउथ ओपनिंग को घेरे हुए जॉज होते हैं, ये लोअर जा और ये अपर जा, तो उसे फिर नैथोस्टोमेटा कहते हैं। नैथोस्टोमेटा में फिर तीन ग्रुप में बांटते हैं। एक तो प्लेकोडर्म्स, मछली जैसी रचनाएं थी लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं, अब नहीं पाई जाती हैं। दूसरी मछलियां या फिशेस और तीसरा टेट्रापोडा, जिसमें चार ग्रुप हैं, चार पैर वाले एनिमल्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स या बर्ड्स और उसके बाद मैमेलिया। और अब इसके बाद शुरुआत करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में। जो पहला ग्रुप है हेमिकॉर्डेटा, उसमें जो एनिमल पाया जाता है बैलेनोग्लॉसस। पहला ग्रुप जो हेमिकॉर्डेटा, हेमी मतलब आधा, ये आधा कॉर्डेटा है। मतलब इसमें एक तरफ कुछ नॉन कॉर्डेटा वाले गुण भी हैं, कुछ कॉर्डेटा वाले गुण भी हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एनिमल है क्योंकि ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को जोड़ने वाली कनेक्टिंग लिंक, जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। अब इसका शरीर आप देखें कि काफ़ी कुछ केंचुए की तरह से है, तीन हिस्सों में बटा रहता है। एक हिस्सा आगे नुकीला जो मिट्टी के अंदर सुरंग बनाने में काम आता है, और ये समुद्र के किनारे इस तरीके से यू ट्यूब बनाते हैं और इसी के अंदर रहते हैं। इसीलिए मिट्टी की खुदाई करने के लिए आगे वाला हिस्सा नुकीला है, जिसको प्रोबोसिस कहते हैं। फिर इसके बाद इनमें जैसे हम लोग में ये कॉलर है ना, तो इनमें भी ऐसी कॉलर जैसी संरचना है। तो दूसरा हिस्सा ये है कॉलर, और यहीं पर ये माउथ ओपनिंग होती है। माउथ फिर बक्कल कैविटी में खुलता है
और ये बक्कल कैविटी एक आगे की तरफ उभार पाया जाता है जिसे स्टोमोकार्ड या बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। इसी को प्रिमिटिव नोटोकार्ड मानते हैं। फिर इनका तीसरा हिस्सा है ट्रंक, और ट्रंक में 3 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, दूसरा हिपैटिक रीजन और तीसरा पोस्ट हिपैटिक रीजन। ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन में क्या होता है, इसका जैसे सेक्शन काटे तो आप देखेंगे कि इसमें बीच में तो यहाँ पे गिल स्लिट्स होंगे और दोनों साइड में लैटरल विंग्स होंगे, उसमें गोनट्स होंगे। जो यहाँ पे फेरिंग्स है उसके 2 भाग होते हैं। ऊपर का आधा हिस्सा रेस्पायरेशन में भाग लेता है तो उसको रेस्पायरेटरी फेरिंग्स कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा डाइजेशन में हिस्सा लेता है तो इसे डाइजेस्टिव फेरिंग्स कहते हैं। तो ये बैलोनुक्लोसिस का टीएस है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन से होकर के। हिपैटिक रीजन में क्या होता है कि इसी जो इंटेस्टाइन है उससे कुछ उभार डॉर्सल साइड पे निकले रहते हैं, तो उन्हीं को हिपैटिक सीका कहते हैं। और फिर हिपैटिक सीका के बाद वाले हिस्से को पोस्ट हिपैटिक रीजन कहते हैं। इसी को यदि ऐसे सेक्शन काटा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है। ये प्रोबोसिस, ये कॉलर, यहाँ पर माउथ जिससे होकर के पानी अंदर आता है, ये बक्कल कैविटी, और इसी बक्कल कैविटी के एक उभार आगे की तरफ जाता है जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। इसके आगे ब्लड कैपिलरी का एक जाल होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसके ऊपर एक इस तरीके का छोटा सा स्केलेटल पार्ट होता है जिसे प्रोबोसिस स्केलेटन कहते हैं। प्रोबोसिस हिस्से में ही ऊपर की तरफ 1 या 2 पोर्स भी होते हैं, और कॉलर, उसके बाद ये ट्रंक में आप देख सकते हैं यहाँ कि ये गिल स्लिट्स हैं। पहले तो ये इस तरीके से गोल होती हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि इसमें ऊपर जो गिल स्लिट हैं वो ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, तो इसकी बनावट कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो ये ऊपर का हिस्सा ये रेस्पायरेटरी फेरिंग्स और ये डाइजेस्टिव फेरिंग्स। इनमें एक डॉर्सल नर्व कार्ड भी होता है और एक वेंट्रल नर्व कार्ड भी होता है। तो इस मामले में भी ये जो है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को जोड़ने वाली कड़ी है। बाकी इसके डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में बात हम कल करेंगे। धन्यवाद।